साथियों, आज मैं बात करूंगा आईएसडी और इससे संबंधित विषयों पर। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग जो मार्च इसी वर्ष हुआ इस्लामाबाद में। अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के बाद बहुत सारे नए ध्रुवीकरण हुए इस क्षेत्र में। रीजनल कंट्रीज के बीच में, रीजनल पावर के बीच में, और वहाँ महत्व बढ़ा है चीन का, रशिया का और खासकर पाकिस्तान का। भारत एक तरह से इससे दरकिनार हो गया। जब तक अमेरिका था, भारत की वहाँ काफ़ी पूछ थी। वहाँ के राष्ट्रपति भी भारत आ चुके हैं और काफ़ी उन्हें भरोसा था कि भारत मदद करेगा। लेकिन अब जियोग्राफिकल डिस्टेंस के कारण जिस तरह से वो घिर गए हैं और जिस तरह से तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं और घेर रहे हैं, किसी भी दिन वह काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। भारत का महत्व वहां नगण्य हो चुका है तकरीबन। अमेरिका ने जाते जाते वहां पे एक नए क्वाड की घोषणा की। अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। यह पुराने क्वाड जिसमें हम लोग थे उससे भिन्न है। पुराने क्वाड यानी अमेरिका, भारत था ही था, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब यह हमारा वाला क्वाड पीछे हट चुका है। हालांकि नया वाला क्वाड कितने दिनों तक टिकेगा कहना मुश्किल है। इस पे कुछ और भी ऐसे कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन या वो सब, उन पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले भारत की विदेश नीति पर। भारत की विदेश नीति बदलनी शुरू हो गई तकरीबन 1990 से, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे। उदारीकरण, रिफॉर्मिज्म, ग्लोबलाइजेशन, ये नाम सब बड़े अच्छे थे, लेकिन हमने अपने बाजार विश्व बाजार से मिलाने की बात की। उसके बाद जो भी हुआ उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे विदेश नीति बदले। उसके बाद से वाजपेयी की सरकार आई, मनमोहन सिंह की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, चल रहा है। हमारा संबंध जो बहुत ही गाढ़ा था, अभी भी है रशिया से। लेकिन रशिया ने जब अपनी दूरदर्शिता दिखाई तो उसे लगा कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती जरूरी है, और पाकिस्तान से उनकी दोस्ती बढ़ी है, जो केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य भी है, जिसमें चीन का महत्वपूर्ण रोल है। और अभी जो हाल फिलहाल में हमने जो चीन से हमारी जो झड़पें हुई, जिसमें हमारे कुछ सैनिक मारे गए, उनके कुछ भी मारे गए लद्दाख में और कई जगहों पे, उसके बाद से परिस्थिति और भी तेजी से बदली है। हमारे विदेशी संबंध केवल रशिया से नहीं, ईरान, नान यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको हमने तकरीबन ध्वस्त कर दिया है, ब्रिक्स, उसे भी हमने पॉलिटिकली ध्वस्त ही कर दिया है, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन, इनके प्रति हमारे जो भी पहले जो व्यवहार थे उसमें बदलाव आया है, काफ़ी जबरदस्त बदलाव आया है। और इसको भारत सरकार कहती है कि यह प्रैग्मेटिक अलाइनमेंट है, यानी व्यवहारिक ध्रुवीकरण। और इसी ध्रुवीकरण का नतीजा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के हटने के बाद से हमारा रोल तकरीबन शून्य हो गया। कुछ और भी इस तरह की कोऑपरेशन है जिनके बारे में मैं बातें करना चाहूंगा। रशिया लेड जीईपी, ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप, इसकी स्थापना के वक्त पुतिन ने कहा था कि यह जीईपी एक आधार बनेगा बीआरआई के साथ मर्ज होकर आगे बढ़ने का, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का है, चाइना के नेतृत्व में। उन्होंने यह भी कहा था कि यह हमारा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल मॉडर्न प्रोजेक्ट है, और इसमें एपीईसी यानी एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रीज भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें बाय द वे अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कुल 21 देश है। यानी काफ़ी इसे खुला छोड़ा है।
पीछे हटते हुए अमेरिकी साम्राज्यवाद का नतीजा है कि ये अब आगे बढ़ रहे हैं दूसरे तरीके से। इसके साथ साथ CPEC यानी चाइनीज पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपने सुना होगा, इसके बारे में जाना होगा। उसमें अभी एक बम विस्फोट भी हुआ था आतंकियों द्वारा, जिसमें कई चीनी मारे गए थे। उस प्रोजेक्ट में $13 बिलियन खर्च हो चुका है, तकरीबन कंप्लीट है, और 60 बिलियन और होने वाला है। यानी दुनिया का सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों इसका इतना महत्व है, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन इसके पहले बताऊं कि जिस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की मैं बात कर रहा हूं, वह मुख्य रूप से 5 ही देशों का है: बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया तो ही है, आर्मेनिया एंड किर्गिस्तान। महत्व यूं है दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, कुछ 100 साल पहले की बात, जब समुद्री यातायात का विकास नहीं हुआ था, जब इंग्लैंड ने विश्व के कई देशों में साम्राज्य स्थापित नहीं किए थे, साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, इन लोगों ने नहीं किया था। ये विकसित देश बने, पहले टेक्निकली एडवांस हुए, और इनके जहाज में जो भाप का इंजन लगा, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़े, और जो सड़क पे, जो पृथ्वी पे, जो सतह पे जो यातायात के साधन थे, उससे काफ़ी सस्ता और दूरगामी साबित हुए। इसलिए जो लैंडलॉक्ड जो साम्राज्य थे, उनका पतन हुआ, वो खत्म हुए। मंगोलिया हो या कई भी और उदाहरण है, वो खत्म हुए। और जो समुद्र में जिन्होंने कैप्चर किया, जो पावर बने, वो आगे बढ़े। इस बीच में उसके बाद से एयर पावर भी है, जो कि तकरीबन सबके पास है। लेकिन अब वापस चीन इस पे बहुत ध्यान दे रहा है, क्योंकि तकरीबन बहुत सारे देशों के पास, यूरोपियन यूनियन हो, USA हो, नाटो हो, रशिया और यहाँ तक कि चाइना का नेवी भी तकरीबन विश्व के सबसे शक्तिशाली नेवी में से एक बन चुका है। वहां पर चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके, हाईवे बना के, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे और भी इस्टेब्लिशमेंट आ रहे हैं, जिसमें एनर्जी रिलेटेड है, उसमें टाउनशिप है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नेचुरल है, और उसमें बिलियंस एंड बिलियंस का डेवलपमेंट वो कर रहा है, और मुनाफा भी उसी के हिसाब से आएगा। और वह इस तरह से बिना अपने सेना भेजे हुए वहां में प्रवेश कर रहा है जहां अमेरिका पीछे हट रहा है। और अफगानिस्तान का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि अफगानिस्तान एक बार तालिबान के हाथ में आता है, जिस रूप में भी हो, तो BRI जो सेंट्रल एशिया को नॉर्थ एशिया से जोड़ता है, रशिया तक जोड़ता है, और रशिया के वो सारे देश जो USSR, नॉट रशिया, USSR के जो पार्ट थे, जिसका नाम मैंने लिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ये सब जितने हैं, वो सब इसके साथ जुट रहे हैं, पाकिस्तान तक आ रहा है। इसमें जो यह इनकी मीटिंग हुई, जो इन्होंने अनाउंस किया, जिसके बारे में मैंने कहा था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की बात कहूँगा, उसमें उन लोगों ने जो शुरुआत की, उसमें उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि भारत भी इसका एक हिस्सा बने और कश्मीर के मसले को हल करे। और कश्मीर के बारे में बोलना ही था, क्योंकि अपने जनता को भी मूर्ख बनाना है। कश्मीर की समस्या कश्मीर की जनता से ही होगा, पाकिस्तान या किसी दूसरे देशों से नहीं होगा। इसमें उन्होंने क्लाइमेट सिक्योरिटी की बात की, फूड सिक्योरिटी की बात की, प्रॉस्पेरिटी की बात की, मल्टीपोलर एंड प्रैग्मेटिक 21st सेंचुरी की बात की, बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें की। लेकिन सब बातों के पीछे था इन चीजों का बढ़ना, जिसमें चाइना का और रशिया का हाथ साफ दिखता है, और यह उसके थ्रू आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हल्के से बात करूं तो आजकल पाकिस्तान उस तरह का मिलिटेंट देश नहीं रहा, बदलाव आया है। चुनाव के द्वारा वहाँ के प्रधानमंत्री या जो भी चुने जाते हैं वो हो रहे हैं। मिलिट्री स्टेट नहीं रहा, अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है। इमरान खान ने इसकी पूरी कोशिश की है, साथ साथ वह न्यूक्लियर पावर भी है। चीन का बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक अलायंस है, रशिया के साथ उसकी दोस्ती बढ़ रही है, और इस सब के साथ पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है।
जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ऊपर से नीचे तक, भारत तक पहुंच रहा है। यह चाइना का वो है कि चाइना बांग्लादेश और बर्मा में पहुंच चुका है। ध्यान रखना, मैं तकरीबन हर इस तरह के संगठन की बात कर चुका हूं। सार्क भी है, जहां हमें मजबूत करना चाहिए था वहां हम अमेरिकी दबाव में हम पीछे हट गए। एक और संगठन इन्होंने बनाया है पाकिस्तान ने, पाक FUZ, पूरा नाम है पाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के साथ करीब 150 से पौने 200 किलोमीटर के बीच में उसका इंटरनेशनल बाउंड्री बनता है। आसपास दूसरे देश हैं, और इन दोनों तीनों देश के जो चारों देश की जो तिकड़म है, वहां से वह रेलवे लाइन रोड बना के पाकिस्तान तक लाना चाहता है। और उज्बेकिस्तान बहुत खुश होगा क्योंकि बिल्कुल लैंडलॉक्ड है, और उसके समान जितना भी उसकी मतलब पावर बनती है, जितनी भी उसके इकोनॉमिक ख्वाब हैं और बाकी विश्व जुटने का है, वह पाकिस्तान के प्रति बहुत ही खुशहाल होगा। इसकी बात आपको जानना चाहिए। और पाकिस्तान चुपके चुपके उसमें बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास समस्याएं भी हैं। बलूचिस्तान का वर्कर्स एंड पेजेंट्स मूवमेंट भारी मात्रा में है। वहाँ भी तालिबान के हालांकि कंट्रोल्ड है, फिर भी है। हालांकि पाकिस्तान केवल एशिया ही तक का ख्वाब नहीं देख रहा है, एफ्रो यूरो एशिया विजन भी उसके पास है। काफ़ी बड़ी बात है। यदि हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो पाकिस्तान भी छोटा सा हिस्सा उसको लेकर उसको बनाने के सपने देख रहे हैं। साथियों, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यदि सोमालिया बिल्कुल गर्त में जाके फिर से उठने का ख्वाब देख रहा, अभी मैंने कल या परसों उस पर वीडियो डाला था, देखना, जहां की औरतें शामिल हो रही हैं। सोमालिया की औरतें फुटबॉल टीम बनाकर, गोल्डन फुटबॉल टीम बनाकर, जहां से घर से निकलना मना था, वह साउथ अफ्रीका पहुंचकर खेल रही है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान की भी औरतें यदि बाहर निकले और सही में ये जो विजन जो दिख रहा है, वहां की सत्ता यदि मजदूर वर्ग के हाथ में है, तो बात ही कुछ और होगी। युद्ध नहीं होगा फिर साथियों। युद्ध तो दूसरे देश को हड़पने के लिए होती है, बाजार के लिए होती है। ऐसे युद्ध नहीं होता है। तो मैं इसके साथ ही अपनी बात खत्म करूंगा साथियों, ज्यादा नहीं जाऊंगा। एक छोटा सा इतना बता दूं कि जिस उज्बेकिस्तान से होता हुआ, जिसकी मैंने पाकिस्तान होता हुआ और भारत तक का जो ख्वाब देख रहे हैं, BRI का, वह कोई बहुत बड़ा देश ना होने के बावजूद बहुत छोटा देश भी नहीं है। वहाँ की पॉपुलेशन करीब 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ है। बहुत छोटा नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तान का जो GDP है वह भी 280 बिलियन है, या होने वाला है, तकरीबन उतना है। तो सारे दुनिया इसके बावजूद कि भिन्न भिन्न इंटरनेशनल बाउंड्री में बना हुआ है, पूंजीपति वर्ग भी, इंपेरियलिस्ट पावर्स भी कोशिश कर रहे हैं एक क्रॉस द बॉर्डर जाने के लिए, मुनाफा के लिए। और यदि हम होंगे, या मुनाफा का आधार यदि खत्म हो जाएगा, तो फिर जो बेजौस अंतरिक्ष में घूम के आए, हम पृथ्वी से बाहर भी क्यों नहीं जाए? हम सभी क्यों नहीं जाए? एक खूबसूरत दुनिया की कल्पना हम क्यों नहीं कर सकते, जहां युद्ध ना हो, जहां बेरोजगारी ना हो, जहां शोषण ना हो, जहां किसी भी तरह का एक दूसरे से भेदभाव ना हो। धन्यवाद साथियों।